नमस्कार। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025। आज द हिंदू में परीक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण लेख न होने के कारण हम द इंडियन एक्सप्रेस के 3 दिलचस्प लेखों पर गहराई से चर्चा करेंगे। और ये तीनों लेख जो हैं वो अपने अपने तरीके से राष्ट्र की पहचान और उसके भविष्य से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, हम 3 अलग-अलग मैदानों को देखेंगे आज। हाँ, पहला मैदान है डिजिटल, जहां ऑस्ट्रेलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर रहा है। दूसरा मैदान इतिहास का है, जहां हम ये समझेंगे कि भारत की आवाज के तौर पर जन गण मन को ही क्यों चुना गया है। और तीसरा है व्यापार का मैदान, जहां चावल के दानों पर भारत और अमेरिका के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। ये तीनों ही खबरें अपने आप में काफी उलझी भी लगती हैं। हाँ है, तो चलिए एक एक करके इनकी परतें हटाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। जी, आज से ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया है। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पूरी तरह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक। हाँ, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को 10 लाख से ज्यादा बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक करने होंगे। ये एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्यों? सरकार का कहना है कि इसका मकसद युवाओं को ऑनलाइन दुनिया के दबावों और जोखिमों से बचाना है। और जब हम इन जोखिमों के आंकड़ों को देखते हैं तो समझ आता है कि ये चिंता कितनी गहरी है। आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि बच्चों से उनका सोशल मीडिया पूरी तरह छीन लिया जाए। सरकार के अपने रेगुलेटर हैं ई सेफ्टी, उन्होंने एक सर्वे किया था जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। अच्छा? सोचिए, लगभग 74% बच्चों ने ऑनलाइन कुछ न कुछ हानिकारक सामग्री देखी है। 74%? हाँ, और 53% यानी आधे से ज्यादा बच्चों ने साइबर बुलिंग का अनुभव किया है। ओह! और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये कि 13% बच्चों को ऑनलाइन ये कहा गया कि उन्हें खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या मर जाना चाहिए। 13%? ये तो बहुत ही भयानक है। इन आंकड़ों के सामने तो सरकार का एक्शन समझ में आता है। बिल्कुल। तो ये कानून काम कैसे करेगा? क्या कंपनियां बस मान जाएंगी? मानना ही पड़ेगा। इस कानून का नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट, और ये प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सख्त जिम्मेदारियां डालता है। कैसी जिम्मेदारियां? उन्हें न सिर्फ मौजूदा अंडर 16 अकाउंट्स हटाने होंगे, बल्कि ये भी पक्का करना होगा कि ये बच्चे किसी और तरीके से नया अकाउंट ना बना सकें। और अगर नहीं कर पाए तो? और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो उस पर $33 मिलियन तक का भारी जुर्माना लग सकता है। वाह! तो फिर इन बड़ी टेक कंपनियों का क्या कहना है? मेटा, गूगल, स्नैप, वे तो चुप नहीं बैठी होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी बड़ी कंपनियों ने सार्वजनिक तौर पर इस कानून का विरोध किया है, लेकिन मजे की बात यह है कि वे इसका पालन भी कर रही हैं। विरोध भी और पालन भी? हाँ, उनका मुख्य तर्क ये है कि इस तरह का बैन बच्चों को सुरक्षित करने की बजाय और ज्यादा असुरक्षित बना सकता है। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। बैन उन्हें असुरक्षित कैसे बना सकता है? उनके तर्कों में कुछ दम है। जैसे यूट्यूब का कहना है कि अगर बच्चों के अकाउंट्स नहीं होंगे तो वे बिना लॉगिन किए वीडियो देखेंगे। अच्छा। इससे पेरेंटल कंट्रोल्स और जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट से जुड़े होते हैं। सही बात है। स्नैप, जो स्नैपचैट बनाता है, उसकी चिंता ये है कि बच्चे उन मैसेजिंग ऐप्स पर चले जाएंगे जो और भी कम सुरक्षित हैं और जहां निगरानी रखना मुश्किल है। और एक्स यानी पुराना ट्विटर, इसे बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानता है। तो यहाँ एक तरफ बच्चों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ उनकी आज़ादी और टेक कंपनियों के अपने तर्क। एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि यूट्यूब को पहले इस बैन से छूट दी गई थी। हाँ, शुरुआत में सरकार ने माना था कि यूट्यूब का शैक्षिक मूल्य है, मतलब बच्चे वहां से सीखते हैं। अच्छा। लेकिन इसी साल जुलाई में यह फैसला पलट दिया गया। क्यों? एक रेगुलेटर ने अपनी जांच में पाया कि जब बच्चों से पूछा गया कि वे हानिकारक सामग्री के संपर्क में कहां आते हैं, तो सबसे ज्यादा नाम यूट्यूब का ही लिया गया। मतलब जिस प्लेटफॉर्म को स्कूल समझकर छूट दी जा रही थी वही सबसे बड़ी खतरे की घंटी निकला। बिल्कुल। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जिस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि क्या ये सही तरीका है? हाँ, क्या इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध सही तरीका है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार कह रही है कि 16 साल से कम उम्र में आप एक व्यस्त हाईवे पर गाड़ी नहीं चला सकते। मानता है कि ये बच्चों के बोलने के अधिकार को सीमित कर सकता है। तो एक देश अपने भविष्य को बचाने के लिए आज के डिजिटल नियम बना रहा है
और वहीं दूसरी तरफ चलिए इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि भारत ने अपनी पहचान से जुड़ा एक ऐसा ही बड़ा फैसला कैसे लिया था, अपने राष्ट्रगान का चुनाव। चलिए। हम अक्सर सोचते हैं कि राष्ट्रगान जैसे प्रतीक जो हैं वो भावनाओं और इतिहास से चुने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत के राष्ट्रगान का चुनाव एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लगभग एक म्यूजिकल डायरेक्टर जैसी सोच से किया गया था। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। हाल ही में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो स्वतंत्रता संग्राम का इतना बड़ा प्रतीक रहा है। फिर भी जनगण मन को राष्ट्रगान क्यों चुना गया? हाँ। इसका जवाब नेहरू आर्काइव्स के कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलता है। ये कहानी वाकई दिलचस्प है। 1948 में, यानी आज़ादी के ठीक बाद, जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट के लिए एक नोट तैयार किया था। इसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे बताया कि जनगण मन को वंदे मातरम पर क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और वजह क्या थी? और उनका सबसे मजबूत तर्क देशभक्ति या शब्दों से नहीं बल्कि संगीत से जुड़ा था। संगीत से? ये तो काफी अप्रत्याशित है। मतलब बात शब्दों के अर्थ पर नहीं बल्कि धुन पर थी। काफी हद तक नेहरू का मानना था कि राष्ट्रगान गाया कम जाता है और ऑर्केस्ट्रा या मिलिट्री बैंड द्वारा बजाया ज्यादा जाता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। बिल्कुल। उनके शब्दों में जनगण मन की धुन जीवन और गरिमा से भरपूर थी, जिसे बैंड पर आसानी से एक प्रभावशाली तरीके से बजाया जा सकता था। और वंदे मातरम के बारे में क्या कहा? इसके विपरीत उन्होंने वंदे मातरम की धुन को उदासी भरा और दोहराव वाला बताया। उन्हें लगा कि विदेशी ऑर्केस्ट्रा के लिए इसे ठीक से बजाना बहुत मुश्किल होगा। ये तो कमाल की बात है। तो ये फैसला भावनाओं पर कम और व्यवहारिकता पर ज्यादा आधारित था, जैसे देश के लिए एक साउंड ट्रैक चुनना हो जिसे दुनिया भर में आसानी से बजाया जा सके। बिल्कुल सही। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी और बात सिर्फ धुन तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा। नेहरू ने शब्दों पर भी अपनी राय दी थी। उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम की भाषा बहुत कठिन संस्कृत निष्ठ है। उन्होंने मजाक में ये भी लिखा, निश्चित रूप से मैं इसे नहीं समझता। उनका मानना था कि एक आम भारतीय के लिए इसे समझना मुश्किल है, जबकि जनगण मन की भाषा सरल और ज्यादा पतन्यक थी। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने जनगण मन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही पहचान दे दी। ये न्यूयॉर्क वाली कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। हाँ, अक्टूबर 1947 में जब भारत आजाद हुए कुछ ही महीने हुए थे, संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक चल रही थी। न्यूयॉर्क के मशहूर वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल से उनके देश का राष्ट्रगान बजाने के लिए कहा गया। तब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी तय नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? तो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जनगण मन की एक रिकॉर्डिंग दे दी। और फिर क्या हुआ? जब इसे बजाया गया तो इसने वहां मौजूद सभी लोगों पर एक जादू सा कर दिया। सच में? हाँ, दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों ने इसे अब तक सुने हुए सबसे बेहतरीन राष्ट्रगानों में से एक बताया। इसकी धुन की बहुत तारीफ हुई। इस घटना ने जनगण मन के पक्ष को और भी मजबूत कर दिया। वाह, मतलब हमारे राष्ट्रगान को अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर हिट का दर्जा मिल गया था, वो भी आधिकारिक तौर पर चुने जाने से पहले ही। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन नेहरू ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं था कि वंदे मातरम का सम्मान कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमेशा हमारा एक प्रिय राष्ट्रगीत बना रहेगा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। लेकिन राष्ट्रगान के तौर पर? हाँ, एक राष्ट्रगान के तौर पर जो देश की जीत और भविष्य का प्रतीक हो। उन्हें जनगण मन ज्यादा उपयुक्त लगा। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। क्या? कि वंदे मातरम संघर्ष के दिनों की लालसा का प्रतीक है, जबकि जनगण मन भविष्य में उस लालसा की पूर्ति का। ये बहुत गहरी बात है। एक गीत जो अतीत का सम्मान करता है और दूसरा जो भविष्य की ओर देखता है। बिल्कुल। चलिए अब भविष्य से जुड़े एक और मुद्दे पर आते हैं, जो व्यापार के मैदान पर लड़ा जा रहा है। हमारा तीसरा विषय है भारत और अमेरिका के बीच चावल को लेकर उठा विवाद। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका में चावल डंप कर रहा है और इस पर टैरिफ लगाने की बात की। अब ये डंपिंग शब्द सुनने में भारी लगता है। व्यापार की दुनिया में इसका असली मतलब क्या होता है? इसे सरल भाषा में समझते हैं। डंपिंग का मतलब होता है जब कोई देश अपने सामान को दूसरे देश में अपनी लागत से भी कम कीमत पर बेचता है। लागत से भी कम? हाँ, इसका मकसद होता है उस देश के स्थानीय बाजार पर कब्जा करना और वहां के लोकल बिजनेस को खत्म कर देना। ये एक तरह का अनुचित व्यापार माना जाता है। ठीक है, तो आरोप ये है कि भारत अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेचकर वहां के किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। जी। तो इस दावे में कितना दम है? चलिए नंबर्स देखते हैं। जब हम आंकड़ों को देखते हैं
तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। अच्छा। सबसे पहली और मजेदार बात तो ये है कि अमेरिका चावल का कोई बहुत बड़ा आयातक नहीं है, बल्कि वो जितना चावल खरीदता है उससे कहीं ज्यादा तो बेचता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका ने लगभग 16 मिलियन टन चावल का आयात किया, लेकिन 3 मिलियन टन का निर्यात किया। अरे, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब जो देश खुद दुनिया को चावल बेच रहा है, वो डंपिंग की शिकायत कैसे कर सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई नदी में पानी डालने की शिकायत कर रहा हो, जबकि उसकी अपनी बाल्टी भरी हुई है। बिल्कुल। जो देश नेट एक्सपोर्टर है, यानी जिसका निर्यात आयात से ज्यादा है, उसके लिए डंपिंग का तर्क देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। भारत अमेरिका को कौन सा चावल भेजता है? क्या ये सस्ता चावल है? हाँ, यही तो मुख्य आरोप है। और यहीं पर दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है। कैसे? भारत अमेरिका को सस्ता चावल नहीं, बल्कि प्रीमियम, महंगी और सुगंधित किस्में भेजता है, खासकर बासमती चावल। बासमती? हाँ, अगर हम कीमत की तुलना करें तो भारत जो बासमती चावल अमेरिका भेजता है, उसकी कीमत अमेरिकी चावल के मुकाबले लगभग दोगुनी है। दोगुनी? जी, तो हम वहां सस्ता माल भेजकर बाजार खराब नहीं कर रहे, बल्कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। अगर अमेरिका टैरिफ लगा भी दे तो हमें कितना फर्क पड़ेगा? सच तो यह है कि बहुत ही कम। अच्छा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, लेकिन अमेरिका हमारे लिए एक बहुत छोटा बाजार है। कितना छोटा? हमारे कुल बासमती निर्यात का सिर्फ 5% से भी कम हिस्सा अमेरिका जाता है, और गैर बासमती चावल के मामले में तो ये हिस्सा 1% से भी कम है। तो अगर हमारा चावल अमेरिका नहीं जाता तो जाता कहाँ है? हमारा मुख्य बाजार कौन है? हमारे बासमती चावल का सबसे बड़ा बाजार पश्चिमी एशिया है, सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसे देश। और जो गैर बासमती चावल है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में जाता है, जैसे बेनिन, टोगो और सेनेगल। अच्छा। इसलिए अगर हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखें, अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर है, हम उसे महंगा चावल बेचते हैं, और वो हमारा बहुत छोटा बाजार है, तो डंपिंग का ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद लगता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? हाँ, ये व्यापार से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी का मामला लगता है। तो आज की हमारी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही कड़ा और शायद विवादास्पद कदम उठाकर अपने युवाओं को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने इतिहास में झांका और समझा कि भारत के राष्ट्रगान का चुनाव सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि संगीत की व्यावहारिकता, सरलता और अंतर्राष्ट्रीय अपील जैसे ठोस कारणों पर आधारित था। बिल्कुल। और अंत में हमने देखा कि कैसे आंकड़े हमें दिखाते हैं कि भारत अमेरिका चावल व्यापार पर जो राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं वो तथ्यों से कितने दूर हैं। आज हमने 3 अलग-अलग मैदानों पर एक राष्ट्र के बनने और खुद को परिभाषित करने की कहानियां देखी। हाँ। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया आज के डिजिटल युग में अपनी सीमाएं और नियम बना रहा है। दूसरी तरफ आजादी के बाद भारत अपनी पहचान एक गीत के माध्यम से बना रहा था। और तीसरी तरफ भारत वैश्विक व्यापार के मैदान पर अपनी आर्थिक पहचान को लेकर उठ रहे सवालों का सामना कर रहा है। और ये बात एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, कि किसी राष्ट्र के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां कहाँ लड़ी जाती है? संसद में बने कानूनों और व्यापार समझौतों में, या उन डिजिटल स्थानों पर जहां अगली पीढ़ी अपनी पहचान बना रही है?